हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता अकेडमी चैनल। तो पॉलिटी सीरीज में हम जो टॉपिक कर रहे थे, लास्ट टॉपिक हमारा क्या था? हम प्रेसिडेंट पावर देख रहे थे, प्रेसिडेंशियल पावर देख रहे थे, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें अभी तक हम 5 शक्तियों के बारे में पढ़ चुके हैं। और लास्ट जो शक्ति हमने पढ़ी थी राष्ट्रपति की शक्ति के अंतर्गत, तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। तो लास्ट टॉपिक हमने क्या किया था? तो लास्ट टॉपिक हमने किया था कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति के बारे में हमने पढ़ा था, जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने 5 तरह की जो समाधान की जो शक्ति राष्ट्रपति दे सकता है अपराधियों को, वो क्या क्या हो सकती है, उनको जो सजा मिली है उनको किस प्रकार से छूट मिल सकती है, तो वो सब हमने देखा था। और आज जो हम टॉपिक करेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है आपका राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, और वो भी किस संदर्भ में? वो है आपका आपातकालीन शक्ति, यानी कि इमरजेंसी पावर, यानी कि आपातकालीन के दौरान जो राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त होती है, पावर जो उसे मिलती है, वो क्या है, तो वो हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो इमरजेंसी संबंधी जो जितने भी प्रावधान है, आपातकाल संबंधी प्रावधान, उसके बारे में आपके कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो वो आपके बताया गया है आर्टिकल 352 से 360 के बीच बताया गया है। और दूसरी चीज, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि आपातकाल लगाने की जरूरत ही क्या पड़ती है, क्यों लगाते हैं इमरजेंसी, तो जो ऐसी कंडीशंस कई बार हो जाती है, अनफेवरेबल कंडीशंस, यानी कि असामान्य परिस्थितियां हो जाती हैं, उनको नॉर्मलाइज करने के लिए, एक यूनिटी इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए, राज्य की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए जो है आपातकाल या इमरजेंसी लागू किया जाता है, जो कि अलग अलग तरह का है, जिसे हम डिटेल में आगे देखेंगे। और एक और चीज, वैसे अगर हम देखें तो हमारा जो संविधान में जो हमारा राष्ट्र का ढांचा है वो कैसा है? संघीय ढांचा है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेडरल स्ट्रक्चर है। लेकिन जब भी आपातकाल लागू होती है तो क्या होता है? जो आपका सेंटर है, केंद्र है, उसके पास ज्यादा शक्तियां आ जाती है, और जो राज्य की जो शक्तियां हैं, जो आपके स्टेट की पावर्स होती हैं, यूनियन टेरिटोरीज की पावर्स है, संघ शासित प्रदेशों की जो शक्ति है, वो शक्ति भी आपकी किसमें निहित हो जाती है? केंद्र की शक्ति में निहित हो जाती है। मतलब जो आपका फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय ढांचा है, वो किसमें चेंज हो जाता है? आपके यूनिटरी स्ट्रक्चर, यानी कि एकात्मक ढांचे में परिवर्तित हो जाता है, जिसके अंतर्गत जो सारी शक्तियां आपकी केंद्र के पास आ जाती है। केंद्र जो है सर्वाधिक पावरफुल या जो सर्वाधिक शक्तिशाली आपातकाल या इमरजेंसी के दौरान बन जाता है। और वो जरूरी भी है, ताकि अगर किसी भी स्थिति में है, कौन कौन सी कंडीशन में आपातकाल लगाया जाता है, वो हम जब एक एक करके समझ जाएंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, तब आपको समझ आ जाएगा और ये भी पता लग जाएगा कि क्यों जरूरी है कि आपातकाल लागू होने पर जो शक्तियां हैं आपकी केंद्र के पास सारी चली जाए। तो ये थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन देखा आपातकाल के बारे में। अब हमने मेन टॉपिक से हमें बिल्कुल नहीं भटकना है। मेन टॉपिक हमारा क्या था? राष्ट्रपति की शक्तियां। तो राष्ट्रपति को जो शक्तियां मिली हुई है इमरजेंसी लागू होने पर, तो वो क्या क्या है, तो उनके बारे में आपका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले है आर्टिकल 352। तो आर्टिकल 352 के अगर हम देखें तो जनरली हम इस आर्टिकल को क्यों कौन से नाम से जानते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी के नाम से जानते हैं किसको? आर्टिकल 352 को। लेकिन अगर संविधान की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो यह आर्टिकल 352 से संबंधित जो वर्ड यूज हुआ है, वो क्या यूज हुआ है? आपातकाल की घोषणा, अनाउंसमेंट ऑफ इमरजेंसी। तो जनरली हम जानते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से आर्टिकल 352 जो लागू होता है, लेकिन संविधान में जो शब्द यूज हुआ है आर्टिकल 352 के लिए, वो है आपका आपातकाल की घोषणा। क्लियर? तो ये आपको चीज याद रखनी है, पहली चीज। उसके बाद हम देखते हैं कि जो आपातकाल लागू होता है, राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के तहत, वो आखिर लागू ही क्यों किया जाता है? क्यों जरूरत पड़ती है कि पूरे देश में जो है आपातकाल लगा दिया जाए, या देश के किसी हिस्से में आपातकाल लगाया जाए राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के तहत? तो 3 जो कंडीशंस है, 3 पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। अगर वो कंडीशन आती है हमारे देश पे, तो उस दौरान जो है आपका आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल की
घोषणा की जाती है या फिर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। और वो 3 परिस्थितियां कौन सी हैं? युद्ध हो जाए, हमारे देश का किसी और देश के साथ जो वॉर हो जाए, उस स्थिति में कोई भारी आक्रमण हो जाए, हमारे देश पर भारी आक्रमण हो जाए, और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह हो जाए। तो इन 3 कंडीशंस में जो है क्या हो जाता है, आपका क्या लागू हो जाता है, आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। अब इसमें से भी एक चीज आप याद रखें कि आर्टिकल नहीं, जो संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, आपका लघु संविधान भी कहते हैं, तो उसमें आपका 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ, उसके तहत कहा गया कि आर्टिकल 352 के तहत जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरे देश में इस आर्टिकल के तहत जो है इमरजेंसी घोषित करेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि देश के किसी पर्टिकुलर हिस्से में जो है, अगर वहां पर कोई सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, तो वहां पर आप राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड कर दिया गया। और एक और चीज जो आपका इसमें तीसरा शब्द है, सशस्त्र विद्रोह, इसके स्थान पर पहले कुछ और था, वो था आपका आंतरिक गड़बड़ी। तो पहले इस आंतरिक गड़बड़ी, तो इस शब्द को लेकर काफी जो है मिसयूज हुए हैं, तो इसलिए ये आंतरिक गड़बड़ी जो पहले मतलब था, आंतरिक गड़बड़ जो शब्द इसमें नहीं था आर्टिकल 352 के तहत, इसे बाद में हटा दिया गया। और इसे कब हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन, यानी कि आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उसके द्वारा इसे एडिट कर दिया गया, इस शब्द को हटा दिया गया, आंतरिक गड़बड़ी को, और इसके स्थान पर क्या कर दिया गया, आपका सशस्त्र विद्रोह। तो आंतरिक गड़बड़ी जो आपका शब्द है, ये कब हटाया गया? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, और फिर इसके स्थान पर सशस्त्र जो विद्रोह है, ये शब्द ऐड कर दिया गया। और अगर आपातकाल जो लागू होता है, वो अगर आपका लागू होता है युद्ध के कारण या बाह्य किसी भारी आक्रमण के कारण, तो उस जो इमरजेंसी को हम क्या कहते हैं, उस आपातकाल को हम क्या कहेंगे? बाहरी आपातकाल, आउटर इमरजेंसी। क्लियर? और अगर सशस्त्र विद्रोह के कारण जो है देश में आपातकाल लागू होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? आंतरिक आपातकाल या इंटरनल इमरजेंसी उसे हम कहते हैं। तो 2 तरह का हो गया आपका आपातकाल आर्टिकल 352 के तहत, एक बाहरी, एक आंतरिक। बाहरी यानी कि जो एक्सटर्नल इमरजेंसी है, भारी आपातकाल है, वो कब होगा? जब युद्ध की स्थिति हो या बाह्य आक्रमण हुआ। और आंतरिक आपातकाल या जो इंटरनल इमरजेंसी कब लागू होती है, कब हम कहेंगे हम? जब सशस्त्र विद्रोह हो। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ तक उम्मीद करती हूँ आप सबको क्लियर है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो राष्ट्रपति के द्वारा जो है, संभवतः है उनके पास यह शक्ति है कि आर्टिकल 352 के तहत वो आपातकाल की घोषणा करते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं। लेकिन उसके लिए यह जरूरी है कि वो केवल जो प्रधानमंत्री के सिफारिश करने पर ही मात्र, केवल उनके सिफारिश मात्र पर ही केवल जो है आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते। तो प्रधानमंत्री के केवल कहने पर आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति नहीं करते। अगर पूरा जो आपका उनका मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल अगर रिटर्न में सिफारिश करता है कि जो है आपातकाल लागू होना चाहिए क्योंकि ये जो कंडीशंस हमारे देश पे आ गई है इनमें से कोई भी, तो राष्ट्रपति की उद्घोषणा के द्वारा जो है आपातकाल की घोषणा आर्टिकल 352 के तहत की जाती है, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। और अब हम देखते हैं कि जब राष्ट्रपति के द्वारा जो उद्घोषणा की जाती है राष्ट्रीय आपातकाल के लिए आर्टिकल 352 के तहत, तो उसके 1 महीने के अंदर, याद रखिए उसके 1 महीने के अंदर संसद के जो आपके सदन है, दोनों सदन, उनके द्वारा एक महीने के अंदर उनके द्वारा जो है यह जो आपातकाल संबंधी जो अनुमोदन है, अप्रूवल है राष्ट्रीय आपातकाल का, वो पारित हो जाना चाहिए। मतलब राष्ट्रपति ने बोल दिया, हाँ भाई उद्घोषणा कर दी कि आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा, वो लगेगा, है ना, किसी भी कंडीशन में। उसके बाद संसद का क्या काम है कि संसद 1 महीने के अंदर जो है संसद के दोनों सदन
यह उसका अनुमोदन करेंगे, अप्रूवल देंगे कि जो है आपातकाल जो है लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो 1 महीने के अंदर ये पूरा जो है प्रोसेस हो जाना चाहिए। और उसके बाद जब आपातकाल लागू होने के लिए जरूरी है कि जो संसद के जो दोनों सदन है आपके, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से जो मत है वो पारित होना चाहिए आपातकाल के लिए। तो विशेष बहुमत के लिए जो है आपका अनुमोदन किया जाना चाहिए राष्ट्रीय आपातकाल के लिए। और एक टाइम पर, यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रीय आपातकाल मैक्सिमम कितने समय तक रह सकता है, तो आपका आंसर क्या होगा? तो अनंत काल तक रह सकता है, लेकिन एक बार में सिर्फ 6 महीने के लिए जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। जैसे कि अभी 6 महीने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है, तो दोनों संसद के दोनों सदनों ने विशेष बहुमत से जो है आपका प्रस्ताव पारित कर दिया है, उसके बाद जो है आपका राष्ट्रीय आपातकाल लग गया। 6 महीने पूरे हो गए आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगे हुए। 6 महीने के बाद फिर से जो आपके संसद के दोनों सदन वो क्या करेंगे, वो फिर से क्या करेंगे, आपका जो विशेष बहुमत से जो है अपना अनुमोदन करेंगे, अप्रूवल देंगे, अपना प्रस्ताव पारित करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल के लिए। तो इस तरह से 6-6 महीने के लिए जो है आपका राष्ट्रीय आपातकाल अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। क्लियर? लेकिन पेच यहाँ आता है आपका कि प्रॉब्लम यहाँ आ सकती है कि मान लीजिए कि अगर लोकसभा का इस दौरान अगर कभी विघटन हो जाए, मतलब 6 महीने पूरे हो गए और 6 महीने के पूरे होने के बाद अब हमें जो है संसद के दोनों सदनों को क्या करना है, अपना प्रस्ताव पारित करना है विशेष बहुमत से, लेकिन इस दौरान जो है लोकसभा सदन में नहीं है, यानी कि उसका विघटन हो चुका है, तो क्या होगा? तो अगर जरूरी है, तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन रहती है और राष्ट्रीय आपातकाल जरूरी भी है, तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा आपकी किसके अनुमोदन से? राज्यसभा, क्योंकि वो तो आपकी हमेशा रहती है, स्थायी सभा है। तो राज्यसभा के अनुमोदन से जो है, अप्रूवल से आपका जो है कंटिन्यू रहेगा राष्ट्रीय आपातकाल। और जब तक आपकी लोकसभा दोबारा सदन में नहीं आ जाती है, नई लोकसभा का जो निर्माण नहीं हो जाता है, तब तक, यानी कि तब तक क्या होगा, आपका निरंतर चली रहेगी। लेकिन जब आपकी लोकसभा जिसका विघटन हुआ था और वो अब दोबारा सदन में आ गई, जब लोकसभा सदन में आ गई है, तो उसके 30 दिन के अंदर, याद रखिए 30 दिन के अंदर लोकसभा के द्वारा भी यह अनुमोदन पारित किया जाना चाहिए कि हाँ, हमारी राय है, हम विशेष बहुमत से पारित करते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू होना चाहिए। तो इस तरह से जो है आपका राष्ट्रीय आपातकाल लागू रहता है और कंटिन्यू रह सकता है अनंत काल तक। 6-6 महीने के लिए हम बढ़ाते रहेंगे। किसी परिस्थिति में लोकसभा नहीं होती है, विघटन हो जाता है, तो नई लोकसभा आएगी, तो उसके 30 दिन के अंदर जरूरी है कि वो आपका दोबारा से जब वो आती है उसके 30 दिन के अंदर, याद रखिए, जरूरी है कि वो उसका अनुमोदन करते, है ना। अब आता है कि ठीक है, हमें सब पता चल गया, ये भी क्लियर हो गया कि कब तक लागू हो सकता है, कैसे लागू होगा, हमें पता चल गया। अब क्वेश्चन पूछे हम कि ठीक है हम लागू कर देंगे, लेकिन अगर कंडीशंस नॉर्मल हो गई है, इनमें से जो कंडीशन थी जिसके कारण हमने राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था, अब हमारे पास कंडीशन नॉर्मल हो गई, तो अब क्या करेंगे? अब तो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल की जरूरत भी नहीं है। तो राष्ट्रपति के द्वारा जिस प्रकार उन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था, उसकी उद्घोषणा की थी, उसी प्रकार राष्ट्रपति जो है आपकी उद्घोषणा करके राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति भी कर सकते हैं। और उसके लिए जो है दोनों सदनों के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन याद रखें कि उस दौरान अगर जो आपकी, मैंने बोला कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो अनुमोदन की आवश्यकता होती है आपके कंटिन्यू करने के लिए, किसके लिए, अगर आपको 6 महीने के बाद भी अगर आपको आपातकाल बढ़ाना है तो। लेकिन अगर जो है राष्ट्रीय आपातकाल की अब जरूरत नहीं है आगे बढ़ाने की, और लोकसभा को भी लगता है, और लोकसभा ने अगर जो है विशेष बहुमत से अपना जो अनुमोदन है वो पारित नहीं किया है, अपना प्रस्ताव पारित नहीं किया है राष्ट्रीय आपातकाल के पक्ष में, तो आपका जो है राष्ट्रीय आपातकाल उसी समय जो है समाप्त हो जाएगा। और जो राष्ट्रपति के द्वारा एक उद्घोषणा की जाती है कि आर्टिकल 352 हटा लिया गया है, अब कोई राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगेगा। तो ये है आपका पूरा प्रोसेस अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है आर्टिकल 352 के तहत। और अब एक और चीज कि ये जो राष्ट्रीय आपातकाल अगर लगता है तो ये आपका जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन इसके तहत हो सकता है या नहीं हो सकता।
तो न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 352 का हो सकता है। ये चीज आप याद रखें। तो क्लियर। उसके बाद है आर्टिकल 352 के बाद आर्टिकल 356। और आर्टिकल 356 क्या है आपका? इसे जनरली हम जानते हैं राज्य आपातकाल के बारे में, राष्ट्रपति शासन के नाम से मैक्सिमम लोग हम सब यही जानते हैं। जिस तरह से आर्टिकल 352 को मैक्सिमम हम राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, इसी तरह आर्टिकल 356 को हम मैक्सिमम राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं। राष्ट्रपति शासन के अलावा इसे हम राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं। लेकिन याद रखें, संविधान में आर्टिकल 356 से रिलेटेड कोई आपातकाल जो शब्द है इसका प्रयोग नहीं किया गया है। ये चीज आपको याद रखनी है। आर्टिकल 352 में आपातकाल की घोषणा लिखी हुई है, लेकिन आर्टिकल 356 में संविधान में कोई आपातकाल नाम का जो शब्द है वो यूज नहीं किया गया है। अब जो आपका आर्टिकल 356 के तहत जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता कब है? तो ये आपका 2 आर्टिकल के तहत लगता है। कौन कौन से आर्टिकल के तहत? टेस्टर कहाँ गया? सॉरी। तो 2 आर्टिकल के तहत जो आपका आर्टिकल 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है। और कौन कौन से आर्टिकल? एक तो हो गया आपका आर्टिकल 356 ही, और एक हो गया आपका आर्टिकल 365। तो ये आपके 2 आर्टिकल है जिसके तहत अगर इनमें से कोई भी कंडीशन अगर लागू हो जाए तो वो आपका आर्टिकल 356 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। अब ये क्या है? आर्टिकल 356 कहता है कि अगर किसी राज्य में आपके जो संवैधानिक आधार है वो फेल हो जाए, आपका संविधान को फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो राष्ट्रपति आपका सिफारिश करता है राष्ट्रपति से कि यहाँ पर जो है संविधान का जो तंत्र है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को लागू नहीं किया जा रहा है राज्य में, तो आप यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दे। तो उस स्थिति में जो है आपका राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देता है आर्टिकल 356 के तहत। और अगर राज्यपाल सिफारिश नहीं भी करता है और राष्ट्रपति को अपने विवेक से लगता है कि नहीं, आपका राज्य जो है वो ठीक से वहां पर संविधान को जो लागू नहीं कर रहा है, संविधान की जो सिस्टम है, उनके तंत्र है, तो लागू नहीं कर रहा है, तो राष्ट्रपति खुद से भी जो है आर्टिकल 356 के तहत किसी राज्य में है आपके राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकते हैं। दूसरा है आर्टिकल 365 के तहत। तो आर्टिकल 365 के तहत कहा गया है कि मान लीजिए अगर कोई जो केंद्र की तरफ से किसी राज्य को कुछ निर्देश दिए गए हैं, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन कुछ आदेश दिए गए हैं, संवैधानिक निर्देश दिए गए हैं, और उन निर्देशों को आपका जो राज्य है वो नहीं मानता है, उनको जो संवैधानिक बातें, संवैधानिक दायरे के अंतर्गत जो उसे नियम फॉलो करने चाहिए थे जो केंद्र ने राज्यों को दिए है और वो उन्हें फॉलो नहीं करता है, तो भी आर्टिकल 365 का मतलब उल्लंघन हुआ है और तो भी उस राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है लग सकता है। तो इन 2 कंडीशन में आर्टिकल 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है ना। तो ये आपको याद रखना है आर्टिकल 356 के बारे में। और आर्टिकल 356 की हम देखें तो आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति के द्वारा जब किसी राज्य में आपातकाल की उद्घोषणा हो जाती है तो उस दौरान तो एक और चीज आपने देखा कि राष्ट्रपति को कभी भी लगता है कि वहां पे संविधान जो है विफल हो रहा है, तो वहां पर जो है आपका राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो सिर्फ संविधान के विफल होने पर आप कह रहे हैं कि किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग रहा है, और इसी कारण जो है आर्टिकल 356 का मैक्सिमम मिसयूज हुआ है और सबसे ज्यादा अगर कोई आपातकाल लगा है तो आर्टिकल 356 के तहत ही लगा है। तो आर्टिकल 356 के तहत अभी मैं आपको क्या बता रही थी कि जब राष्ट्रपति उद्घोषणा कर देता है कि पर्टिकुलर राज्य में संविधान काम नहीं कर रहा है, संविधान की जो व्याख्याएं हैं, आदर्श हैं, उन्हें नहीं माना जा रहा है, तो उसमें जो आपका राष्ट्रपति शासन के लिए उद्घोषणा की जाती है, तो राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किए जाने के 2 महीने के अंदर दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदन पारित कर दिया जाना चाहिए, एक अप्रूवल कर दिया जाना चाहिए कि हाँ यहाँ पर जो है इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा या लगना चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पर क्या था, 1 महीने के अंदर उद्घोषणा के अंदर
आपको दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदन किया जाना था, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 महीने के अंदर, उद्घोषणा के 2 महीने के अंदर दोनों सदनों के द्वारा अप्रूवल दिया जाता है उस राज्य में राष्ट्रपति शासन के लिए। उसके बाद आर्टिकल 356 के तहत जब आपका राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगता है तो वो कितने समय तक मैक्सिमम लग सकता है, तो कितने समय तक लगता है, वो लगता है आपके मैक्सिमम 3 इयर्स तक, मैक्सिमम 3 इयर्स तक आपके लग सकता है। क्योंकि 3 साल तक आप खुद सोचे, किसी राज्य में अगर संविधान सही से काम नहीं कर रहा है और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया तो 3 साल बहुत है वहां पर नए वहां पर चुनाव कराने के लिए, वहां पर किसी और पार्टी को लाने के लिए, मतलब सरकार किसी और पार्टी जो है वो बना रहे ताकि वो संविधान को फॉलो करे। तो 3 साल किसी राज्य में जो है आपका राष्ट्रपति शासन लग सकता है, लेकिन एक बार में सिर्फ 6 महीने के लिए ही जो आपका राष्ट्रपति शासन लगता है। 6 महीने के बाद आप 6 महीने करके फिर क्या है उसे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं मैक्सिमम 3 साल तक। लेकिन 3 साल के अंदर भी एक चीज याद रखें कि जब आपका राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया जाता है तो उसके 1 साल बाद, यानी कि 1 साल हो गया है उस राज्य में कॉन्टिन्यूअस राष्ट्रपति शासन जो है वो लगा हुआ है, तो 1 साल के बाद आगे अगर आपको 6 महीने के लिए और एक्सटेंड करना है आपका राष्ट्रपति शासन उस राज्य में, तो आपको 2 कंडीशन जो है जरूरी है अगर राष्ट्रपति शासन आगे कंटिन्यू करना है 1 साल के बाद भी। और वो 2 कंडीशन क्या है, पहली तो कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन यही है कि अगर भारत में, अगर देश में या देश के किसी भी हिस्से में आपका आर्टिकल 352 के तहत जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो इसे 1 साल से भी आगे आपका किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जा सकता है आर्टिकल 356 के तहत। तो एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन है कि अगर चुनाव आयोग के द्वारा ही, इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही कह दिया जाए कि अभी ऐसी कंडीशंस हैं कि इस राज्य में जहां पर आपका राष्ट्रपति शासन लगाया गया है यहाँ पर अभी चुनाव होना संभव नहीं है ताकि दूसरी जो सरकार बन सके, तो उस दौरान भी आपका 1 साल से आगे जो है आपका राष्ट्रपति शासन उस राज्य में बढ़ाया जा सकता है। क्लियर? तो ये चीज आपको याद रखनी है। और इसके अलावा अगर जो आपका जो संसद के कोई भी सदन के द्वारा, किसी भी सदन के द्वारा साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत आपका किसमें था, आर्टिकल 352 के तहत, लेकिन आर्टिकल 356 के तहत आपका जो साधारण बहुमत है, किसी भी सदन के द्वारा साधारण बहुमत पारित करके ही आपका जो है प्रस्ताव पारित किया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल के लिए किसी राज्य के संदर्भ में जहां पर आपका राष्ट्रीय आपातकाल नहीं, सॉरी, राष्ट्रपति शासन, दोबारा बोलती हूँ कंफ्यूज नहीं हो। तो आर्टिकल 356 में कहा गया है कि जो आपका किसी राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगना है तो राष्ट्रपति शासन के लिए आगे जो प्रोसेस होता है, तो इसमें हमने देखा था कि विशेष बहुमत जरूरी था, लेकिन इसमें क्या है कि जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगना है उसके लिए संसद के किसी भी सदन के द्वारा आपका कौन सा बहुमत पारित होना चाहिए, सामान्य बहुमत। तो सामान्य बहुमत अगर किसी भी सदन के द्वारा पक्ष में पारित हो जाता है कि संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, तो वहां पर जो है प्रस्ताव पारित हो जाता है और 6 महीने के लिए क्या है आपका उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। उसके बाद 6 महीने बढ़ाया जाएगा और मैक्सिमम 3 साल तक किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। और जैसा कि आर्टिकल 352 में था वैसे ही यहाँ पर भी जैसे ही आपका राष्ट्रपति उद्घोषणा करता है उसके बाद आपका जो राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगता है, और अगर समाप्ति की बात करें कि अब ठीक है वहां पे परिस्थितियां नॉर्मल हो गई है, नई सरकार बन गई है, तो वहां पर अब राष्ट्रपति शासन हटाना है, तो नॉर्मली उद्घोषणा से राष्ट्रपति उद्घोषणा कर देता है कि यहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन हटा दिया जाए और वहां पर राष्ट्रपति शासन हट जाता है और उसके लिए संसद के दोनों सदनों की अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। वही है अगर लोकसभा आपका ये जो है पारित कर देती है कि उनका मत हो जाता है कि हाँ जो उस राज्य में नॉर्मल कंडीशन हो गई है और वहां पर अब जो है परिस्थितियां ऐसी हैं कि वहां पर नई सरकार आ गई है और अब जो है वहां पर शासन सही से चलेगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा वहां पर राष्ट्रपति शासन उस राज्य में समाप्त कर दिया जाता है। क्लियर? तो ये था आर्टिकल 356 के तहत जो आपका किसी राज्य में अगर संविधान विफल हो गया है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है।
और आर्टिकल 356 का भी जुडिशियल रिव्यू यानी कि जो आपका न्यायिक पुनर्विलोकन है वो हो सकता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मैक्सिमम जो मिसयूज हुआ है, मैक्सिमम बार जो कौन सा आपातकाल हमारे देश में लगा है, तो वो आपका आर्टिकल 356 के तहत संवैधानिक आपातकाल, राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन ही लगा है। क्लियर? उसके बाद लास्ट रह गया हमारा आर्टिकल 360, जिसके तहत आपका क्या लगता है, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। और हमारे लिए एक तरह से खुशी की बात है, राहत की बात है कि आज तक हमारे देश में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है और उम्मीद करते हैं आगे कभी लगे भी ना, क्योंकि ये जो अभी कंडीशन चल रही है कोरोना वायरस, तो इसके चलते हमारी जो इकोनॉमी है काफी लड़खड़ा गई थी, लेकिन अब फिर भी थोड़ी स्टेबल हो गई है। तो लेकिन आगे भी ऐसी कंडीशन नहीं होगी हमारे कि जहां तक लगता है कि वित्तीय आपातकाल की जो वित्तीय आपातकाल है ये लगाना पड़े हमारे देश में कभी भी, और ना आज तक कभी लगा है। और वित्तीय आपातकाल के लिए भी याद रखें, राष्ट्रपति जब उद्घोषणा कर देंगे, वैसे तो अभी कभी लगा नहीं है, लेकिन अगर कभी लगा और उस दौरान अगर राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषणा की जाती है राज्य में वित्तीय आपातकाल के लिए, तो उसके बाद क्या होगा। तो सबसे पहले तो वित्तीय आपातकाल लगता कब है, जब हमारे देश में क्या हो जाए, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए, आर्थिक संकट आ जाए, तब वित्तीय आपातकाल लगता है। और उस कंडीशन में राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषणा की जाती है वित्तीय आपातकाल काल के लिए। और उसके अंतर्गत आपके जैसे उद्घोषणा करते हैं उसके 2 महीने के अंदर दोनों सदनों के दोनों जो आपके सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दोनों सदन, उनके द्वारा अनुमोदन पारित किया जाना चाहिए वित्तीय आपातकाल के पक्ष में। तो दोनों सदनों के द्वारा 2 महीने के अंदर, आर्टिकल 356 के तहत भी आपका 2 महीने के अंतर्गत था, और आर्टिकल 352 के तहत 1 महीने के अंदर आपको अनुमोदन किया जाना चाहिए था। लेकिन इन दोनों के अंदर क्या है, 2 महीने के अंदर आपको अनुमोदन करना है। और वित्तीय आपातकाल भी जो है आपका, इसमें क्या है आपका कि ये आपका अनंत काल के लिए लगा रह सकता है। इसके लिए जो है आपका दोबारा आपको सिफारिश करने की जरूरत नहीं है, दोबारा इसे लागू करने की जरूरत नहीं है। तो वित्तीय आपातकाल जो है आपका अनंत काल के लिए लगा रह सकता है। और वित्तीय आपातकाल याद रखें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो मैक्सिमम सबसे बार कौन सा लगा है, तो आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन। और कौन सा आर्टिकल के तहत जो आपका जो आपातकाल है, इमरजेंसी है, कभी घोषित नहीं हुई, तो वो है आपका आर्टिकल 360 के तहत, वो है आपका वित्तीय आपातकाल, जो कि अनंत काल के लिए लागू हो सकता है। और इस पर जो है कोई पाबंदी नहीं है कि कितनी जो अवधि के लिए, कितने समय तक ये जो है आपका लागू होगा। और ये भी राष्ट्रपति को घोषणा के द्वारा कभी भी समाप्त किया जा सकता है। तो ये था आपका पूरा आपातकालीन शक्ति, राष्ट्रपति के शक्ति के अंतर्गत की जो प्रेसिडेंट के पास जो पावर है वो इमरजेंसी पावर क्या है, उनकी आपातकालीन संबंधी क्या शक्तियां उन्हें मिली हुई है, तो वो हमने इन तीनों आर्टिकल के माध्यम से समझ लिया है। और ये जो है लास्ट हमारा टॉपिक था प्रेसिडेंशियल पावर के अंतर्गत, राष्ट्रपति की शक्तियां के अंतर्गत। अभी फटाफट रिवाइज करें तो हम कितनी अभी तक 5-6 शक्तियां पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने की थी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, प्रशासनिक शक्ति। उसके बाद हमने की थी सैन्य शक्ति, मिलिट्री पावर। थर्ड हमने की थी राजनयिक शक्ति, डिप्लोमेटिक पावर। फोर्थ हमने की थी कौन सी, विधायिका शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर। और फिफ्थ वन कौन सी की थी वो की थी आपकी न्यायिक शक्ति, जुडिशियल पावर। और लास्ट है हमारी जो हमने आज की है इमरजेंसी पावर, आपातकालीन शक्ति। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक। कोई टॉपिक में डाउट रह जाए तो प्लीज कमेंट कर ले, बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं, वही चीज बोलूंगी। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज शेयर करना मत भूलें, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, फेसबुक पेजेस पर, कहीं भी शेयर जरूर कर ले। और चैनल अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आप वीडियोस को रेगुलर देख रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। ध्यान रखिए अपना, घरों में रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।